क्या आपने कभी सोचा है कि एक अदृश्य शक्ति एक छोटी सी आदत के जरिए आपके घर से धन और समृद्धि को चुपचाप बाहर निकाल सकती है? यह कहानी है सुमन की, एक साधारण गृहिणी जिसके माथे पर सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंतिम तारे तक सिर्फ मेहनत की लकीरें खींची थीं। उसका घर साफ, पति मेहनती और बच्चे आज्ञाकारी थे। पर न जाने क्यों उनके घर में बरकत कभी टिकती नहीं थी। हर खुशी एक छोटे से कर्ज के तले दबी रहती थी। हर बार जब वह अपने घर में झाड़ू लगाती थी, उसे लगता था जैसे वह सिर्फ धूल नहीं, बल्कि अपने सारे सपने और प्रयास बटोरकर बाहर फेंक रही है। उसे नहीं पता था कि जिस झाड़ू को वह अपने घर की स्वच्छता का प्रतीक मानती थी, उसी में दरिद्रता और समृद्धि का एक प्राचीन गोपनीय रहस्य छिपा था। एक ऐसा रहस्य जो साक्षात देवी लक्ष्मी ने सदियों पहले सुनाया था, पर समय के साथ लोग उसे भूलते चले गए थे। सुमन का निवास था धनपुर गांव, जिसका नाम तो धन पर था, लेकिन गांव की समृद्धि केवल कुछ घरों तक सिमटी हुई थी। सुमन का घर बाहर से जितना साफ सुथरा दिखता था, अंदर से उतना ही आर्थिक तंगी के खालीपन से भरा था। उसका पति रमेश, एक साधारण कारीगर, दिन रात पसीना बहाता था, लेकिन जैसे ही पैसे हाथ में आते, कोई ना कोई अप्रत्याशित खर्च आकर उसे बहा ले जाता था। रोज सुबह सूर्योदय से पहले, जब गांव की सड़कों पर केवल चिड़ियों की चहचहाहट होती थी, सुमन अपने घर के आंगन में झाड़ू लेकर खड़ी हो जाती थी। उसकी झाड़ू की सरसराहट उसके हृदय की उदासी का संगीत थी। वह झाड़ू को तेजी से चलाती, धूल को इकट्ठा करती और फिर एक ही झटके में उसे दहलीज से बाहर फेंक देती थी। उसे लगता था वह गंदगी के साथ साथ घर की सारी नकारात्मकता को बाहर धकेल रही है। पर वह जितना साफ करती, बरकत उतनी ही रूठती जाती थी। एक दिन जब वह आंगन में थी, उसकी निगाहें महाजन श्रीकांत के हवेली नुमा घर पर पड़ी, जो उसके घर से ठीक सामने था। श्रीकांत गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। सुमन ने देखा कि श्रीकांत की नौकरानी राधा झाड़ू लगा रही थी। राधा की चाल धीमी, आदरपूर्ण थी। वह हमेशा एक संकरी सी गली में सुबह ठीक 7 बजे झाड़ू लगाती, कूड़ा घर के अंदर के एक कोने में इकट्ठा करती और झाड़ू को कभी जमीन पर नहीं रखती थी। सफाई के बाद उसे उठाकर दीवार से टिका देती, और वह भी ऐसे कि किसी की सीधी नजर उस पर न पड़े। इसके विपरीत गांव का सबसे गरीब परिवार मदन का था। मदन की पत्नी तारा दोपहर 12 बजे के बाद या कभी कभी शाम को बेपरवाही से झाड़ू चलाती थी। वह सीधे आंगन की धूल को हवा में उड़ाती हुई चिल्लाते हुए कूड़े को दहलीज के बाहर फेंकती थी, मानो वह कूड़ा नहीं बल्कि कोई शत्रु हो। उनका घर हमेशा अस्त व्यस्त रहता था और गरीबी उन पर एक स्थायी परछाई की तरह मंडराती रहती थी। सुमन के मन में जिज्ञासा की एक तीखी चिंगारी भड़की। क्या यह केवल सफाई का समय और तरीका था, या कुछ और? क्या यह संभव है कि इन दो घरों की समृद्धि और दरिद्रता का संबंध उस साधारण सी झाड़ू के उपयोग से हो? वह जानती थी कि संस्कृति और अध्यात्म में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, पर क्या सचमुच इसका इतना गहरा प्रभाव हो सकता है? अपनी इस अनसुलझी पहेली का हल खोजने के लिए सुमन गांव की सबसे उम्रदराज महिला बुजुर्ग नानी के पास पहुंची। नानी की आंखों में युगों का ज्ञान और उनकी झुर्रियों में प्राचीन कथाओं का इतिहास छिपा था। सुमन ने अपनी दुविधा सुनाई। नानी, मेहनत तो हम भी करते हैं और सफाई भी रखते हैं, फिर क्यों बरकत नहीं आती? क्या झाड़ू में सचमुच कोई रहस्य छिपा है? नानी मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में सदियों पुरानी रहस्यमयी शांति थी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम सिर्फ धूल नहीं, ये शक्ति पॉकस बटोरती हो। यह साधारण सा साधन नहीं, बल्कि उस देवी की शक्ति है जिसे तुम घर में बुलाना चाहती हो। नानी ने फिर आंखें बंद करके एक पौराणिक कथा शुरू की। बहुत समय पहले एक राज्य था जहां के लोग केवल धन के पीछे भागते थे। वे पूजा पाठ तो करते थे, पर अपने घर के सबसे विनम्र और उपयोगी वस्तु का अनादर करते थे। वह थी झाड़ू। जब देवी लक्ष्मी ने वहां निवास करना चाहा, तो उन्होंने पाया कि लोग अपने घर को साफ तो करते थे, पर झाड़ू को हर जगह पटकते थे, ठोकर मारते थे और उसे बेदर्दी से खुले में छोड़ देते थे। देवी ने तब एक गुप्त नियम छोड़ बताया था, जो झाड़ू के सम्मान और उपयोग की विधि से जुड़ा था। देवी ने कहा था कि जो घर झाड़ू का अनादर करेगा, वहां से मैं उसी तरह पलायन कर जाऊंगी
जैसे झाड़ू धूल को घर से बाहर निकालती है। सुमन ने उत्सुकता से पूछा, तो नानी, वह नियम क्या था? नानी ने गहरी सांस ली। समय के साथ लोग नियम को भूल गए। केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा है, जो तुम भी जानती हो, कि झाड़ू को सबसे छुपा कर रखना चाहिए। पर सबसे जरूरी बात खो गई, झाड़ू की दिशा और झाड़ू के विश्राम का स्थान। नानी ने सुमन के कंधे पर हाथ रखा। जाओ बेटी, श्रीकांत के घर में झाड़ू लगने का समय नहीं, बल्कि उसकी दिशा देखो। और तारा के घर में समय नहीं, बल्कि उसके विश्राम का अनादर देखो। तुम्हारा उत्तर वहीं छिपा है। नानी का यह संकेत अधूरा पर पर्याप्त था। सुमन को लगा जैसे अंधेरी रात में एक जुगनू की रोशनी दिख गई हो। नानी की बातों ने सुमन के मन में एक नया अध्याय खोल दिया। उसने तुरंत अगले दिन से श्रीकांत के घर में झाड़ू लगने के तरीके का अध्ययन शुरू किया। उसने नोटबुक में हर बिंदु लिखा। झाड़ू का समय केवल सुबह सूर्योदय के बाद और पहली आरती से पहले। झाड़ू की दिशा हमेशा उत्तर पूर्व से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम की ओर, घर के अंदरूनी भाग से बाहर की ओर नहीं। कूड़े का संग्रह, कूड़े को घर के अंदर एक कोने में एकत्र किया जाता, जिसे सूर्यास्त के बाद ही बाहर फेंकने की तैयारी होती। झाड़ू का विश्राम, झाड़ू को हमेशा जमीन से थोड़ा ऊपर, खड़ी अवस्था में और किसी की नजर से छिपाकर रखा जाता। सुमन ने अपने घर में तुरंत ये नियम लागू किए। वह सुबह 7 बजे झाड़ू लगाती और कूड़े को घर के अंदर रखती। दिन बीत गए, सप्ताह बीत गए, पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। रमेश का काम सामान्य रहा और कर्ज का बोझ भी वैसा ही रहा। वह निराशा के कगार पर थी। क्या यह सब अंधविश्वास था? क्या नानी की कहानी केवल एक कोरी कथा थी? एक रात गहरी निराशा में डूबी सुमन अपनी दहलीज पर रखी प्लास्टिक की झाड़ू को बेरुखी से देख रही थी। वह उसे जोर से जमीन पर पटकना चाहती थी। अचानक थकान और तनाव के बीच उसकी आंख लग गई। स्वप्न में उसकी दहलीज पर रखी झाड़ू ने बूढ़ी थकी हुई महिला का रूप ले लिया। उसके बाल झाड़ू के रेशों की तरह सूखे और बिखरे हुए थे। उस बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू थे। बूढ़ी झाड़ू ने कांपते हुए स्वर में कहा, सुमन, तुम मुझे केवल गंदगी हटाने का साधन समझती हो, पर मैं तुम्हारी लक्ष्मी हूं। जिस तरह तुम मुझे जमीन पर बेदर्दी से पटकती हो, उसी तरह तुम्हारा भाग्य भी पलट जाता है। जिस तरह तुम मेरी दिशा को, घर की संपत्ति को बाहर फेंकने की दिशा में रखती हो, उसी तरह धन भी बाहर चला जाता है। मेरा अनादर ही तुम्हारे घर की दरिद्रता है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि सुमन जाग उठी। उसका हृदय जोरों से धड़क रहा था। उसने भागकर उस दहलीज की ओर देखा जहां झाड़ू रखी थी। झाड़ू वहीं बेतरतीब पड़ी थी। सुमन ने उसे उठाया और आदर से दीवार से टिका दिया, ठीक वैसे ही जैसे श्रीकांत के घर में होता था। और तभी उसकी नजर उस स्थान पर पड़ी जहां कुछ देर पहले झाड़ू का निचला हिस्सा छू रहा था। वहां धूल और मिट्टी के बीच एक छोटा सा पुराना तांबे का सिक्का चमक रहा था, जिस पर कमल का निशान खुदा था। सुमन ने कांपते हाथों से सिक्का उठा लिया। यह कोई साधारण सिक्का नहीं था। यह उस छिपे हुए नियम को खोजने के लिए साक्षात देवी का पहला संकेत था। वह समझ गई कि झाड़ू के उपयोग का सही नियम जानना केवल सफाई नहीं, बल्कि घर में लक्ष्मी के स्थायी वास का एक गुप्त मंत्र है, जिसे जानने के लिए उसे अपनी यह यात्रा जारी रखनी होगी। सुमन के हाथ में वह तांबे का प्राचीन सिक्का किसी साधारण धातु जैसा नहीं लग रहा था। वह अग्नि से ठंडा पर रहस्य से धधकता हुआ था। कमल की पंखुड़ियां उस पर इतनी बारीकी से उकेरी गई थीं कि सुमन को लगा जैसे साक्षात देवी की मुस्कान उसमें सिमटी हो। उसने आंखें खोली और पहली बार अपने जीवन में उसने अपनी दरिद्रता को एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक पहेली के रूप में देखा। रमेश की नींद खुली। उसने सिक्का देखकर कंधे उचका दिए। सुमन, तुम बहुत थक गई हो। यह सिर्फ एक पुराना टुकड़ा है। किस्मत मेहनत से बदलती है, जमीन पर पड़े सिक्कों से नहीं। रमेश की यह व्यावहारिकता सुमन के नए विश्वास पर पहली चोट थी, पर सुमन ने दृढ़ता से कहा, मेहनत की है मैंने रमेश, वर्षों से, पर बरकत नहीं आई। अब मैं उस अदृश्य शक्ति को सम्मान देना सीखूंगी जो हमारी मेहनत को फल में बदलती है। यह सिक्का कोई तुक्का नहीं है, यह उस बूढ़ी झाड़ू के आंसुओं का सबूत है। उसने तय कर लिया कि वह अब अपने पति के संदेह को नहीं, बल्कि अपने आंखों देखे प्रमाण को मार्गदर्शक बनाएगी। सिक्के को अपने आंचल में छुपाकर सुमन एक बार फिर बुजुर्ग नानी की चौखट पर पहुंची। नानी ने सिक्का देखकर
अपने माथे पर लगाया। यह सिक्का बेटी, नानी ने धीरे से कहा, समय का पहला नियम है जो सदियों पहले खो गया था। यह तुम्हें संपत्ति के आगमन और दरिद्रता के पलायन के बीच का अंतर समझाएगा। नानी ने झाड़ू और दिशा के विज्ञान को और गहराई से समझाया। उन्होंने कहा, जब तुम झाड़ू लगाती हो तो तुम घर की 24 घंटे की ऊर्जा को नियंत्रित करती हो। तुम जो पहले करती थी वह था उत्सर्जन, इजेक्शन। तुमने अपनी सारी ऊर्जा को घर के सबसे पवित्र स्थान यानी मुख्य द्वार की ओर जोर से धकेला। सोचो बेटी, हमारा मुख्य द्वार देवी लक्ष्मी का स्वागत द्वार है और तुम सुबह सुबह ही लक्ष्मी के आने से पहले अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा, कूड़ा को उस द्वार की ओर धकेल रही थी और उसे पार करवाकर बाहर फेंक रही थी। तुम अनजाने में लक्ष्मी जी से कह रही थी, यहां सब गंदा है, कृपया मत आइए। नानी ने श्रीकांत के तरीके को संग्रह और आमंत्रण का विज्ञान बताया। उत्तर पूर्व कुबेर की दिशा है और दक्षिण पश्चिम स्थिरता और भंडारण की। श्रीकांत के घर में झाड़ू हमेशा समृद्धि के स्रोत उत्तर पूर्व से शुरू होकर उसे बटोरती हुई भंडारण के कोने दक्षिण पश्चिम में कूड़े को जमा करती थी। यह ऊर्जा का प्रवाह स्थापित करता है। घर में आओ और टिको। नानी ने आगे बढ़कर लक्ष्मी के 3 रूप और 3 समयों की पहेली सुलझाई, जिसे सुमन ने पिछली रात अपने अवलोकन से जोड़ा था। नियम 1, आगमन की लक्ष्मी, समय का सम्मान। नानी ने समझाया, लक्ष्मी का पहला रूप आगमन का है। वह केवल उषा काल, सूर्योदय के समय में भ्रमण करती है। यदि तुम उस समय झाड़ू लगाती हो तो तुम उनके स्वागत की तैयारी करती हो, लेकिन यदि तुम दोपहर के बाद झाड़ू लगाती हो तो तुम विश्राम की लक्ष्मी को परेशान करती हो, जो घर की स्थिरता सुनिश्चित कर रही होती है। और सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना यानी गोधूलि काल में साक्षात स्थिरता की लक्ष्मी को घर से बाहर धकेलना है। इस समय झाड़ू चलाना सोने के घड़े को लात मारने जैसा है। नियम 2, ऊर्जा की लक्ष्मी, दिशा का सम्मान। तुम्हारी झाड़ू का हर स्ट्रोक एक मंत्र है। यदि तुम कमरे के अंदर से बाहर झाड़ू लगाती हो तो तुम समृद्धि को बाहर निकालती हो। नियम यह है कि तुम्हें हमेशा मुख्य द्वार या खिड़की से शुरू होकर घर के सबसे अंदरूनी कोने की ओर झाड़ू लगाना चाहिए। कूड़ा कभी भी दहलीज से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इसे कूड़ेदान में जमा करके रात होने के बाद छुपाकर घर से बाहर निकालना चाहिए। यह दर्शाता है कि तुम अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखती हो। नियम 3, स्वाभिमान की लक्ष्मी, आदर का सम्मान। झाड़ू बेटी उस मेहनत का प्रतीक है जो तुम्हें धन कमाने लायक बनाती है। इसीलिए इसे कभी पैर से नहीं छूना चाहिए, न ही इसे जमीन पर लेटाकर रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा खड़ी अवस्था में छिपा कर रखना चाहिए। यह दिखाता है कि तुम अपने धन के साधन का आदर करती हो और इसलिए धन स्वयं तुम्हारे पास ठहरता है। नानी से यह संपूर्ण ज्ञान पाकर सुमन की आंखों में अब निराशा नहीं बल्कि एक स्पष्ट कार्य योजना थी। उसने पुरानी झाड़ू को आदर से विसर्जित किया और एक नई बांस की झाड़ू खरीदी, जिसे उसने अपने पूजा घर के पास एक अंधेरे कोने में खड़ी अवस्था में किसी की नजर से बचाकर रखा। अगले दिन सुबह ठीक 7 बजे उसने अपनी सफाई की दिनचर्या शुरू की। यह झाड़ू लगाना नहीं था, यह संस्कार था। उसने पूरे घर में झाड़ू को हल्के हाथों से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और बाहर से भीतर की ओर चलाया। कूड़े को उसने रसोई के एक ढक्कनदार डिब्बे में रखा। पहला सप्ताह केवल आंतरिक शांति लाया। रमेश को बदलाव नजर नहीं आया, पर उसे सुमन में बदलाव नजर आया। वह अब शांत और आश्वस्त थी। फिर 8वें दिन चमत्कार हुआ। रमेश, जो हमेशा अपने काम को कम करके आंकता था, एक बड़े ठेकेदार के पास काम के लिए गया। ठेकेदार ने रमेश के काम की गुणवत्ता देखी, जो उसने पिछले सप्ताह उत्साह से किया था। रमेश ने काम से लौटकर सुमन को एडवांस के तौर पर मिले पैसे दिए। सुमन, मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। उन्होंने मेरी कला को पहचाना और कहा कि इतनी बारीकी से कोई काम नहीं करता। ये बरकत है। रमेश ने पहली बार बरकत शब्द का इस्तेमाल किया। सुमन ने मुस्कुराते हुए कमल का सिक्का छुआ। यह धन की बाढ़ नहीं थी, यह सम्मान और अवसर का आगमन था। सुमन समझ गई कि लक्ष्मी केवल पैसों से नहीं आती, वह व्यवस्था और सम्मान से आती है। अब उसे बस ये जानना था कि स्वयं देवी लक्ष्मी ने यह अंतरों गुप्त नियम
किस राजा को और किस परिस्थितियों में बताया था। यह रहस्य उसे प्राचीन इतिहास के पन्नों की ओर ले जाएगा, जहां दरिद्रता से मुक्ति का मार्ग स्वयं देवी ने दिखाया था। झाड़ू के 3 पवित्र नियमों के पालन से सुमन और रमेश के जीवन में आया परिवर्तन अब केवल आशा की किरण नहीं, बल्कि प्रकट समृद्धि बन चुका था। रमेश को अब काम के लिए भटकना नहीं पड़ता था। ठेकेदार खुद उसके पास आते थे, क्योंकि उसकी कारीगरी में एक नई टिकाऊ चमक आ गई थी। घर पर सुमन की रोजाना की सफाई अब तनाव का स्रोत नहीं, बल्कि सुबह की शांति और कृतज्ञता का एक पवित्र अभ्यास बन गई थी। कमल के निशान वाला वह तांबे का सिक्का अब उनकी छोटी सी तिजोरी में सम्मान पूर्वक रखा जाता था। वह सिक्का हर सुबह सुमन को नियमों की याद दिलाता था। झाड़ू को छुपाना, आदर, सुबह सफाई, समय और कूड़े को अंदर बटोरना, दिशा। लेकिन सुमन के मन का जिज्ञासु पक्ष अभी भी शांत नहीं था। उसे लगा कि वह केवल क्रिया जानती है, भावना नहीं। रमेश, उसने एक शाम कहा, बरकत तो आई है, पर यह नियम कहां से आया? क्या यह सिर्फ एक टोटका है या इसके पीछे कोई गहरा सच्चा ज्ञान छिपा है? नानी ने राजा विभव का जिक्र किया था। मुझे उस राजा की पूरी कहानी जाननी है। रमेश, जो अब संदेह से मुक्त होकर आस्थावान हो चुका था, बोला, तुम सही कहती हो सुमन। जो ज्ञान इतनी जल्दी जीवन बदल सकता है, वह साधारण नहीं हो सकता। चलो उस पोथी खाना चलते हैं जिसकी नानी ने बात की थी। पोथी खाना गांव के शिव मंदिर के पीछे एक नमी भरा भुला दिया गया कमरा था। वहां सदियों से रखी पांडुलिपियों पर धूल और जाले लगे थे। सुमन और रमेश ने घंटों मेहनत की, हवा में उड़ती धूल और इतिहास की गंध को सहन किया। अंततः रमेश के हाथ एक प्राचीन ताड़पत्र की पांडुलिपि लगी, जिसके किनारे टूटे हुए थे। शीर्षक था, विभव राज की दरिद्रता और धन लक्ष्मी का संवाद। पांडुलिपि में राजा विभव की कहानी विस्तार से लिखी थी। राजा धनवान था, पर बरकतहीन। उसके राज्य में धन का प्रवाह तेज था, पर वह ठहरता नहीं था। एक बार अकाल, दूसरी बार महामारी, तीसरी बार युद्ध। धन केवल क्षणिक था। राजा ने देवी लक्ष्मी से शिकायत की, और तब देवी लक्ष्मी एक साधारण बूढ़ी दरिद्र स्त्री के रूप में उनके राजमहल में आई। राजा ने वृद्धा को भिक्षा देनी चाहिए, पर वृद्धा देवी लक्ष्मी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारे घर में निवास नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे साक्षात स्वरूप का अनादर करते हो। राजा हैरान हुआ, देवी, कहां है आपका स्वरूप? देवी ने राजमहल के कोने में बेतरतीब पड़ी टूटी हुई झाड़ू की ओर इशारा किया। यह झाड़ू मेरे धन लक्ष्मी स्वरूप का प्रतीक है। देवी ने समझाया, धन लक्ष्मी का अर्थ है परिश्रम और व्यवस्था से अर्जित किया गया धन। झाड़ू तुम्हारे राज्य और घर को गंदगी से मुक्त करती है, तुम्हारे श्रमिकों को काम करने का मार्ग देती है। यह तुम्हारे हर प्रयास का आधार है। जब तुम इसे ठोकर मारते हो, इसे खुले में पटकते हो या इसे पैर से छूते हो, तो तुम अपने श्रम, अपनी कमाई और अपने घर की व्यवस्था का अपमान करते हो। जो व्यक्ति अपने श्रम के साधन का आदर नहीं करता, मेरा निवास वहां नहीं हो सकता। देवी ने राजा को वही 3 नियम बताए, समय, दिशा और झाड़ू के विश्राम का स्थान। राजा ने इन नियमों को नियम निष्ठता से लागू किया। कुछ वर्षों बाद राजा का राज्य फिर से धनवान हो गया, लेकिन संतोष और शांति अभी भी दूर थी। राजा ने महसूस किया कि धन तो आया, पर वह अभी भी दरिद्रता का भय लेकर जी रहा है। वह फिर से देवी के सामने विनती करने लगा। देवी लक्ष्मी फिर प्रकट हुई और अंतिम, सबसे गुप्त नियम बताया, जो सुमन को स्वप्न में भी नहीं आया था। राजन, तुमने नियम तो माने, पर तुमने ये कर्म लोभ और भय से किए। तुमने झाड़ू का सम्मान इसलिए किया क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। यह सम्मान नहीं, यह एक शर्त है। जिस दिन तुम झाड़ू को केवल कूड़ा हटाने वाला साधन न मानकर उसे साक्षात घर की सकारात्मक ऊर्जा का संवाहक मानोगे, उस दिन मेरा वास स्थायी होगा। देवी ने कहा, झाड़ू को इस भाव से चलाओ कि तुम गंदगी नहीं हटा रहे, बल्कि समृद्धि के लिए जगह बना रहे हो। कूड़े को, जो तुम्हारे परिश्रम का अवशेष है, फेंकते समय मन में कृतज्ञता का भाव रखो कि आज तुमने यह प्रयास पूरा किया। जब तुम्हारा हृदय आदर और कृतज्ञता से भर जाएगा, तब तुम दरिद्रता के भय से मुक्त हो जाओगे। पांडुलिपि बंद करते ही सुमन और रमेश को लगा जैसे उन्हें केवल धन का मंत्र नहीं,
बल्कि जीवन जीने का मंत्र मिल गया हो। उन्होंने समझा कि झाड़ू के नियम बाहरी नहीं, भीतरी थे। झाड़ू को छुपाना, अपनी कमाई का ढिंडोरा न पीटना, सुबह सफाई, दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना, अंदर बटोरना, धन और ऊर्जा को घर में सुरक्षित रखना। सुमन ने घर आकर अपना अंतिम अनुष्ठान किया। उसने झाड़ू को उठाया, उसे अपने माथे से लगाया और पहली बार उसे धन लक्ष्मी का साक्षात रूप मानते हुए अपने मन में कहा, हे मेरे श्रम के साधन, मैं तुम्हारा आदर करती हूं। तुम केवल गंदगी नहीं हटाते, तुम मेरे घर में समृद्धि के लिए जगह बनाते हो। जैसे ही उसने झाड़ू चलानी शुरू की, उसके मन से दरिद्रता का अंतिम भय भी दूर हो गया। उसने महसूस किया कि असली लक्ष्मी उसके घर में नहीं, बल्कि उसके हृदय में बस गई थी। वह थी संतोष और कृतज्ञता। सुमन ने जान लिया कि झाड़ू लगाने का सही तरीका केवल दिशा, समय या रखने का ढंग नहीं है, बल्कि उस साधन के प्रति सम्मान है जो हमें हमारी मेहनत का फल देता है। जो अपने श्रम और उसके साधन का आदर करता है, धन लक्ष्मी स्वयं उसे अपना रहस्य बताती हैं और उसके घर में स्थिर रूप से निवास करती हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आज आपने झाड़ू को सिर्फ सफाई का औजार नहीं, बल्कि ऊर्जा और सम्मान का प्रतीक समझा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। इस कहानी को शेयर करें उन लोगों के साथ जो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जिनके जीवन में बरकत रुकती नहीं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रहस्यमयी, प्रेरणादायक और सोच बदल देने वाली कहानियां हर हफ्ते सुनना, तो अभी चैनल को हाइप पर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी का रहस्य आपसे कभी छूट ना जाए। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए आपके घर में झाड़ू कहाँ रखी जाती है और इस कहानी का कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गया। आपका एक छोटा सा कमेंट शायद किसी और के जीवन में बड़ा बदलाव ला दे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक ध्यान रखिए, क्योंकि झाड़ू सिर्फ घर नहीं, किस्मत भी साफ करती है।